नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारे चैनल का नाम है प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। और जो किससे जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं शिक्षा मनोविज्ञान यानी बाल विकास से और शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए हैं। मैं आपको आज ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको देख करके, जिसका प्रयोग कर करके आप बहुत ही जल्दी यानी 20 सेकंड में क्या कर सकते हो, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आपको क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार क्वेश्चन के ऑप्शन देखते ही आप क्या कर सकते हो, उसका उत्तर दे सकते हो। मैं आज आपको ऐसे ऐसे शब्द पकड़ने बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन का बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हो। इन सभी शब्दों को जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज ये हमारी CTET से संबंधित पहली वीडियो है। इसमें मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और उन 10 क्वेश्चन आंसर से ही आप समझ जाओगे कि आगे आने वाली वीडियो कैसी होंगी और हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होंगी। देखो, आपने ये नहीं देखना कि यही क्वेश्चन आंसर क्या होंगे हमारे पेपर में आएंगे। आपने ये देखना है कि जो क्वेश्चन आंसर हमारे पेपर में आएंगे हमें उनको सोल्व कैसे करना है, जल्दी से जल्दी सोल्व कैसे करना है। क्योंकि अगर आप उसको पूरे को पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। और मैंने CTET के एग्ज़ाम दिए हैं। मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 10-12 CTET के एग्ज़ाम दिए और बहुत सारे क्वालिफाई भी किए हैं। मैं 2011 से और 2018 तक मैंने CTET के एग्ज़ाम दिए हैं और बहुत सारे कोचिंग सेंटर में भी मैंने कोचिंग ली है। अब मैंने सोचा कि मैंने जब इतना परिश्रम किया है, इतना पढ़ा है, तो उस पढ़ाई का क्या महत्व है। जब तक मैं मेरी पढ़ाई का कोई दूसरा फ़ायदा नहीं उठाएगा तो उस पढ़ाई का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि शिक्षा को जितना हम फैलाते हैं उतनी ही क्या है, ये बढ़ती है। तो इसलिए मैं आज आपके सामने मैं पहली वीडियो बनाने जा रहा हूं जो किससे जुड़ी हुई है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। ये विधि आपको हर एक एग्जाम में काम आएंगी, चाहे वो CTET हो या रीट हो या PTET हो या UPTET हो या फिर STET हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, यानी प्रतिभाशाली बच्चे की है। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। यानी जो प्रतिभावान बच्चा होता है, प्रतिभावान बच्चा क्या होता है, क्रिएटिविटी चाइल्ड होता है, ठीक है। उसको तो क्या चाहिए, उसको कुछ न कुछ चुनौतीपूर्वक कार्य करने के लिए चाहिए जिसको हल कर सके। उसके बाद है, वह बहुत ही तुनक मिजाज का होता है, वह बहुत ही तुनक मिजाज का होता है। वह रस्मी व्यवहार क्या होता है, जैसे बच्चा हिलता डुलता रहता है, ठीक है, हाथ थपथपाने लगता है, कभी मुंह को हाथ लगाता है, कभी ठोड़ी के नीचे हाथ लगाकर बैठ जाता है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। देखो, कभी भी आक्रामकता होती है वो प्रतिभावान शिक्षार्थी की नहीं होती है। तो इसमें हम देखो, यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं। हमने ये देखना है कि यहाँ पर 3 पॉइंट नेगेटिव दिए हुए हैं और 1 पॉइंट पॉजिटिव दिया हुआ है। हमने जब भी अपना क्वेश्चन सोल्व करना है हमें हमेशा अपनी पॉजिटिव सोच के साथ जाना है और न कि हमने अपने विचार थोपने हैं, न कि हमने दुनिया के विचार थोपने हैं। हमें ये देखना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, और कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिससे शिक्षार्थी पर ज़्यादा से ज़्यादा असर जाएगा, ठीक है। हमें ऐसे क्वेश्चन को नहीं पकड़ना है जिसमें शिक्षा क्या हो, शिक्षक केंद्रित हो, नहीं, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखोगे तो आप क्या है, यदि कक्षाई गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्वक नहीं होंगी तो वह कम प्रेरित होता है, बिल्कुल होता है। जो प्रतिभावान बच्चा होता है वो हमेशा
अगर उसके हक की गतिविधियां नहीं करवाई जाती हैं तो कम प्रेरित अनुभव करता है। यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। उसके बाद है सेकंड, देखो सेकंड है एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में, यानी एक अध्यापिका प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा रही है, प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, यानी जो अपना अधिगम है उसको प्रभावी बना सकती है। ठीक है, सबसे पहले देखो वो क्या क्या बता रही है कि जो एक शिक्षिका है वो अपने अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है। ठीक है, कैसे बढ़ा सकती है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखो क्या है, अधिगम क्या होता है, यानी अधिगम क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम क्या है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, यानी हमारे पास जो अनुभव हैं उनके द्वारा हमें क्या करना है, शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर पूछा सबसे प्रभावी विधि कौन सी होगी। अब सबसे प्रभावी विधि देखो यहाँ पर क्या है, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। ठीक है भाई, ड्रिल और अभ्यास करवाना चाहिए। उसके बाद है अपने शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, और हम ये मानते हैं कि जितनी अधिक प्रतियोगिता होंगी उतनी ही अच्छी होती हैं। प्रोत्साहन तो बिल्कुल देना चाहिए। उसके बाद है विषय वस्तु को शिक्षार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, बिल्कुल कभी भी आप शिक्षा दे रहे हो, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या होता है, हमें क्या करना है, जो भी कोई भी विषय वस्तु है, कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं उसको विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ना है। आपको हमेशा यही बात बताई जाती है कि अधिगम होता ही क्या है, यानी अधिगम होता ही क्या है, अधिगम क्या होता है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ कर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना है। ठीक है, यही क्या होगा, इसका बेस्ट उत्तर होगा। देखो बार बार आपसे ये भी आएगा कि पुरस्कार देना। ठीक है, ये आंतरिक और एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं उनमें आता है, लेकिन यहाँ पर ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर उत्तर होगा विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। जहाँ भी आपको नजर आ जाए ना वहीं पर ये इसका उत्तर होगा। जहाँ भी आपको विद्यार्थियों को फायदा नजर आ रहा हो वही क्या होगा, हमेशा उत्तर होगा। उसके बाद है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। सबसे पहले देखिए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते नहीं। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय नहीं, सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय नहीं क्या होते हैं, सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। वह बच्चे समस्या समाधान करते हैं वो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बच्चे समस्या का समाधान करता होते हैं। आपने देखा भी होगा जब कोई समस्या आती है, पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे भी क्या करते हैं, उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। बच्चे भी तो भाई किसी न किसी क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं ना। ठीक है, तो बच्चे भी वैज्ञानिक शोधकर्ता। उसके बाद बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, यानी खोजकर्ता होते हैं। अब देखो यहाँ पर निष्क्रिय शब्द आया है। निष्क्रिय कभी बच्चे नहीं होते, बच्चे हमेशा सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, बच्चे को हमेशा सक्रिय होना चाहिए। लेकिन बच्चे समस्या समाधान करते भी होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता भी होते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक भी होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, ABCD। यहाँ पर उत्तर क्या होगा, BCD ही यहाँ पर उत्तर होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद 4 है हमारा। 4 में क्या है, देखिए विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास। ठीक है, यानी जो मानसिक विकास है को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी। यानी बच्चे का जो मानसिक विकास है उसके अंदर एक कंसेप्ट विकसित करने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी। देखिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी। देखो, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थी को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को कि गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, उसके बाद जब विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक
परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड देना कभी भी, जहां पर किसी भी क्वेश्चन में दंड देना आ जाए वहां पर उसका उत्तर कभी भी नहीं होगा। पुराने संपर्तों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना नहीं भाई। पुराना देखो, हम हमेशा क्या करते हैं हमेशा अपने स्कीमा में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। यानी पुराने प्रत्ययों से तो हम सीखते हैं, अपने पहले जो किया है उसी से तो हम सीखते हैं। ये तो कभी भी उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, उससे पहले आया था कि यदि करने के लिए कहकर, ये नहीं भाई करो आप इसको, विद्यार्थियों गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। ठीक है, करने के लिए नहीं। यहाँ पर देखो सबसे बेस्ट उत्तर क्या बनता है, सबसे बेस्ट बनता है यहाँ पर शिक्षार्थियों को बहुत से उदाहरण देना। उसको एक जब आप पढ़ा रहे हो तो आप देखते हुए हमेशा क्या करते हो, जैसे आप संज्ञा पढ़ा रहे हो तो आप उसके क्या करते हो, बहुत अधिक उदाहरण देते हो, जिससे बच्चा क्या आसानी से समझ जाता है और उसकी तर्क शक्ति का विकास होता है। ठीक है, अब बच्चों के आगे आपने कह दिया बेटा संज्ञा क्या होती है, किसी भी चीज़ का नाम होती है, तो बच्चों के सामने बहुत सारे नाम एकदम उनके माइंड के सामने आएंगे। वो कहेंगे ये मेज है, ठीक है, उन्होंने कहा ये पेड़ है, ये सभी क्या है संज्ञा है, और इनके क्या अपने अपने नाम हैं। तो यही क्या होगा, बेस्ट उत्तर होगा। जहाँ पर दंड आ जाएगा तो कभी भी उत्तर नहीं होगा। उसके बाद है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। देखिए, मैंने आपके लिए 300 क्वेश्चन की सीरीज चलाई है और 300 क्वेश्चन आंसर मैं आपके सामने करवाऊंगा। जिस बच्चे को 300 के 300 क्वेश्चन आंसर अगर बच्चा अच्छी तरह से पढ़ लेता है तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उसको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कोई भी समस्या नहीं आएगी। 30 के 30 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से करके आ सकता है। आपको सीटेट में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग के साथ पेपर में बैठना होता है और वही आपकी समस्या का समाधान करेगी, न कि आपकी नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग होगी, जो नेगेटिव थिंकिंग होगी वो आपकी समस्या का समाधान करेगी। आपने पॉजिटिविटी के साथ ही पेपर के अंदर बैठना है और हमेशा उस उत्तर को चुनना है जो बाल केंद्रित हो। क्या हो, जो बाल केंद्रित हो, न कि अध्यापक केंद्रित हो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर आया हुआ प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी, आ गई ना बात वही, यानी शिक्षक का ही अधिकार चलता है, वही मनमर्जी की व्यवहार करता है शिक्षक जैसा चाहे नहीं। जहाँ पर शिक्षक केंद्रित अधिगम होगा, शिक्षा केंद्रित शिक्षा दी जा रही होगी, वहाँ पर शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं है। जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की, यह यहाँ पर सीमित आ गया, पढ़ने लिखने और गणित की ही संज्ञानात्मक कौशलता नहीं, सभी की होना चाहिए, संपूर्ण विकास होना चाहिए बच्चे का। ठीक है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है, वही बात आ गई, वही शिक्षक केंद्रित हो गया। क्या हो गया, शिक्षक केंद्रित हो गया। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अभी बताया था मैंने, अधिगम क्या है कि सीखना क्या है, अनुभव के द्वारा हमें हमारे व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, परिपक्वता है, लर्निंग है, अधिगम है। ठीक है, तो अधिगम होता ही क्या है, हमारे अंदर नई नई रुचियाँ और नए नए कौशल जिसके माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, वही क्या होता है, अधिगम होता है। तो बेस्ट उत्तर क्या होगा यहाँ पर, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद है 5वां है, देखो, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी है। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। देखो क्या पता चलता है, बच्चे की समृद्धियाँ पहले से ही भंडारित है, यानी बच्चे को पहले ही पता है कि जो उड़ने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय यानी पक्षी के बारे में समझ क्या हो गई, विकसित हो गई है। मैं ये एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको इसमें जो भी आंसर लगे उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। उसके बाद हम इस पर आप डिस्कस करेंगे। पहले आपने इसका उत्तर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए, कोई शिक्षिका, बार बार शिक्षिका ही उत्तर मिलेंगे, वो शिक्षिका आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। यानी कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को, अपने शिक्षार्थियों को क्या काम दे कि जिससे अंदर क्या हो सके, उन्हें
इंटरनल मोटिवेशन मिल सके। सबसे पहले देखिए, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। नहीं भाई, यहाँ पर तुलना की गई है एक दूसरे के जैसे, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए एक टीचर को। देखो उसने इससे एकदम ठीक कर दिया है। बच्चा अपने आप क्या करेगा, घृणित महसूस करना शुरू कर देगा कि ये बहुत अच्छा करता, मैं नहीं कर पाता, मेरे से काम बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टॉफी देना, ये तो एक पुरस्कार की तरह होगा। ये क्या है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, इंटरनल मोटिवेशन बच्चे को के अंदर पैदा करना है। उसके बाद है इसे करने की कोशिश करो, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थियों का आंतरिक प्रेरणा नहीं भाई, आंतरिक प्रेरणा है। क्या आएगा यहाँ पर, आंतरिक प्रेरणा है। जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करना वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। देखो यहाँ पर पूछा है भाई V3। चलो इसके आगे क्या है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर देते हैं। यहाँ फिर आ गया भाई, यहाँ प्रतियोगिता आ गई, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वो देखो, इसे करने की कोशिश करो, बच्चे को मोटिवेट करो कि बेटा आप इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। क्या करोगे, तुम इसे सीख जाओगे। क्या है, आंतरिक मोटिवेशन है। जबकि देखो, जबकि किसी पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा। जबकि उसे कहो आप जल्दी करो, जो पहले करेगा उसको मैं ये दूंगी, ये सही बात है, बाहरी प्रेरणा है। लेकिन आंतरिक क्या है कि तुम सीख जाओ, तुम इसे जल्दी कर सकते। हमारा उद्देश्य बच्चे को सिखाना है, न कि उसके अंदर क्या करना है, एक तुलनात्मक अध्ययन देना है, ना कि उसके अंदर हमने क्या करना, प्रतियोगिता करके हमें उसे सिखाना है। उसके बाद है 4 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु तो आंतरिक रूप से, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे भाई मोटिवेशन से। मोटिवेशन का चैप्टर आप अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि ये पेडागोजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब देखो, आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। देखो, प्रतियोगिता, तो ये कभी भी उत्तर नहीं होगा भाई, प्रतियोगिता तो ये नहीं वाला उत्तर होगा हमेशा। व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करेगी। टीचर का काम ही क्या होता है, टीचर सुविधादाता होता है, सुगम करता होता है, हमेशा शिक्षार्थी की मदद करने वाला होता है, विद्यार्थी की मदद करने वाला होता है। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, देखो जैसे टॉफी, ये तो भाई ये कभी भी क्या होता है, इंटरनल नहीं होता, एक्सटर्नल होता है। पुरस्कार में से एक्सटर्नल में आता है। उनमें चिंता डर कभी भी आपको दिख जाए, इस ऑप्शन को सबसे पहले कट करना है। प्रतियोगिता दिख जाए, सबसे पहले कट करना है। परीक्षा दिख जाए, सबसे पहले कट करना है। ठीक है, हमें ऐसा प्रश्न ढूंढना, ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है जो बाल केंद्रित हो। ठीक है, हमें कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं ढूंढना, उत्तर ढूंढना है जो अध्यापक केंद्रित हो, जिसके अंदर परीक्षा हो, प्रतियोगिता हो, डर हो, ठीक है, दंड हो। हमें ऐसा क्वेश्चन, ऐसा उत्तर कभी भी नहीं देना है। देना है तो नहीं में उसका उत्तर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने, यानी देखो सबका लक्ष्य तो होता है, सभी का अपना एक लक्ष्य होता है। उन्हें निपुणता पाने में, यानी उसको लक्ष्य प्राप्त करने में क्या करना है, उसकी सहायता करना है। यही एक अध्यापक का बहुत अच्छा गुण होता है। आगे देखो, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना होता है। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, प्रभावशाली शिक्षक जो बहुत ही अच्छा अध्यापक होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए या हमेशा उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए क्या करनी होती है, उसकी सहायता करनी होती है। अब देखो, रटकर याद करना, कभी भी ये रटना आ जाए कभी भी उत्तर नहीं होगा, ध्यान देना। दंड आ जाए, मैंने बताया था, कभी भी उत्तर नहीं होगा। ठीक है, परीक्षा आ जाए, कभी भी उत्तर नहीं होगा। ऐसे शब्द आपने पकड़ने हैं। हमारे टीचर ने भी हमें ये सिखाया था, और इसी की हमारे टीचर से हमने ये बातें सीखी, तब जाकर हमने क्या किया, अपने बहुत सारे सीटेट क्वालिफाइड किए। ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं, ये नेगेटिव उत्तर होते हैं। अगर आपसे 3 पॉजिटिव दे के पूछ लिया जाए और एक के अंदर रटकर दंड आ जाए, परीक्षा आ जाए, वही उसका उत्तर होगा।
यदि आपको पॉजिटिव वे में सकारात्मक सोच के साथ आपने उत्तर देना है तो 3 क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो जो मैं आपको शब्द बता रहा हूँ, जैसे रटकर, ठीक है, रटकर, दंड, परीक्षा, ये कभी भी उत्तर नहीं होंगे। इन बातों को अपने पल्ले अच्छी तरह से बांध लेना। उसके बाद देखो, सीखने के लिए जिससे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, ठीक है। यानी उसके अंदर हमें ऐसी विधि का प्रयोग करना जिससे बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो, उसमें अंदर सीखने की इच्छा जागृत हो, वही क्या होगा, हमेशा उत्तर होगा। और यही क्या इसका उत्तर है। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन हमारे पास है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। प्रभावशाली विद्यार्थी, प्रभावशाली विद्यालय, प्रभावशाली शिक्षार्थी, प्रभावशाली अध्यापक, ये शब्द आपको बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। और इनका मतलब क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, यानी हमेशा सकारात्मक सोच ही हमें क्या करेगी, हमारा जो मिशन 90 है उस तक लेकर जाएगी। क्योंकि हमने क्या करना है, हमें सीटेट के मार्क्स से कोई मतलब नहीं, हमें अपना स्कोर चाहिए 90, ठीक है। कितने में से, 150 में से हमें स्कोर लेना 90। और उनमें अहम योगदान रहेगा हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का, जिसमें हमें 30 के 30 नंबर लेने हैं। 30 नहीं तो भाई 28 आ जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 का हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको सीटेट देता है वो अधिक से अधिक आपको पेडागोजी देता है। और पेडागोजी आपकी तब तक सोल्व नहीं हो सकती जब तक आपकी सोच सकारात्मक नहीं होगी, बच्चे के प्रति आपकी सोच अच्छी नहीं होगी। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। देखिए यहाँ पर क्या है, शारीरिक दंड। मैंने आपको बताया है कि जैसे शारीरिक दंड कभी भी उत्तर नहीं होगा, प्रतियोगिता कभी भी उत्तर नहीं होंगे, निरंतर तुलनात्मकता कभी भी नहीं होनी चाहिए। भाई बच्चे के अंदर तुलनात्मकता हमें कभी पैदा नहीं, एक दूसरे बच्चे तुलना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, यहाँ पर क्या हुआ है, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, अधिगम क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार में परिवर्तन कैसा कि जिससे बच्चा क्या कर सके, अपने आप को समायोजित कर सके, ठीक है। जिससे बच्चा क्या कर सके, अपने आप को समायोजित कर सके, वो है अपने उद्देश्य तक आसानी से पहुंच सके, वो क्या होता है, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। यहाँ पर उत्तर क्या होगा, यही होगा। तो आज मैंने आपके सामने 10 क्वेश्चन आंसर रखे थे डेमो के तौर पर, ताकि आप इनको अच्छी तरह से समझ सके। ऐसे ही मैं आपके आगे आने वाले क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। और यहाँ पर जो मेरा टारगेट है वो है क्वेश्चन 300, क्योंकि यहाँ पर हम 300 की सीरीज लेंगे। और मोस्टली मैं वे क्वेश्चन आंसर ले रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके आए हुए हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, मेरा उद्देश्य ये है कि आपने को 4 ऑप्शन देख करके आपने उत्तर कैसे देना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो डालूं तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।